आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं दमदार 10। मैं हूं अमित कुमार पालित। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए कल सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। ऐसे में आज देश भर में री नीट को लेकर मॉक ड्रिल किया जा रहा है। 4 घंटे के बाद देश के 551 शहरों के 5000 से ज्यादा सेंटर्स पर एक साथ सायरन बजने वाला है। 22 लाख से ज्यादा छात्रों को एग्जाम दिलाने के लिए तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी मल्टीलेयर सुरक्षा के बीच कल देश भर में एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। एयरफोर्स के मी-17 हेलीकॉप्टर, इसके अलावा एयरफोर्स के प्लेन के जरिए पेपर्स पहुंचाए गए हैं ताकि किसी भी तरह से पेपर लीक का कोई चांस या गुंजाइश ही ना बचे। 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6669 ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। पेपर को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर है। एग्जाम कल दोपहर 2 बजे से शाम को 5:15 तक यानी कि पेन और पेपर मोड में होगा। एग्जाम को पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस, जिला प्रशासन और सेंटर के एजेंसियों के जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं मिलकर मल्टी लेयर सिक्योरिटी तैयार कर रहे हैं। नीट री एग्जाम मॉक ड्रिल और नीट री एग्जाम को लेकर एनटीए ने तैयारी पूरी कर ली है। नीट री एग्जाम से पहले एनटीए अपने सभी केंद्र पर एक मॉक ड्रिल चला रहा है। देश के अलग अलग राज्यों की 18 राजधानियों में एयरफोर्स प्रश्न पत्र पहुंचा चुके हैं, यानी क्वेश्चन पेपर्स पहुंचा चुका है। मी-17 हेलीकॉप्टर के जरिए जब राज्य से अलग अलग शहरों तक भी पहुंचाए गए हैं ये क्वेश्चन पेपर्स। केंद्र पर प्रश्न पत्र पहुंचने के बाद केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। सीआरपीएफ और सीआईएसएफ प्रश्न पत्रों की सुरक्षा में लगाया गया है उन्हें। जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा सुरक्षा में ये तैनात रहेंगे। दिल्ली में नीट री एग्जाम के 97 केंद्र बनाए गए हैं और दिल्ली के सभी केंद्रीय विद्यालय और दिल्ली सरकार के कुल स्कूलों में नीट एग्जाम के सेंटर बनाए गए हैं। शनिवार दोपहर 1:30 बजे के करीब इन सभी केंद्र पर मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगी। अब मॉडल के दौरान जब मॉक ड्रिल चलेगा तो मीडिया के सेंटर के अंदर जाने की इजाज़त किसी को नहीं होगी और नीट का री एग्जाम सही तरीके से हो और पेपर लीक जैसी कोई घटना दोबारा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने टेलीग्राम ऐप, जो मैसेजिंग ऐप है, उस पर भी पाबंदी लगा दी है। नीट के री एग्जाम को लेकर एनटीए ने एक पोर्टल भी शुरू कर दिया है जिसके जरिए अगर किसी के पास नीट री एग्जाम को लेकर कोई भी जानकारी है, जैसे कि कोई अफवाह फैल रहा है या पेपर लीक होने का कोई दावा कर रहा है, कोई भी शख्स ये जानकारी एनटीए को इस पोर्टल के जरिए साझा कर सकता है। तो ये पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारे साथ खास 2 मेहमान हैं। आलोक सर हमारे साथ हैं, सज्जन जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है। सर, हमने तो पूरी डिटेल बता दी किस तरह से पूरा री एग्जाम किया जाएगा, लेकिन जो एक प्रक्रिया होती है एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं कि दरअसल जो नीट क्या करते हैं, जो एनटीए पेपर क्वेश्चन पहले वो तय करता है। जो आपके एग्जामिनर्स होते हैं वो क्वेश्चंस बनाते हैं, फिर उसको एक कह सकते हैं कि आप लॉकर में रख दिया जाता है। फिर वहां से इसको अलग अलग स्टेट्स में पहुंचाया जाता है। इस बार एयरफोर्स का इसमें इस्तेमाल किया गया, जो हम आपको बता रहे हैं। एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट विमान है उसके जरिए ये अलग अलग राज्यों में पहुंचाए गए। फिर राज्यों से फिर इनको आगे बैंकों के लॉकर्स में रखा जाता है। फिर जिस दिन परीक्षा होती है फिर आगे इसको सेंटर्स तक पहुंचाया जाता है। और जो पूरी प्रक्रिया है इसमें अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है, एयरफोर्स को लगाया गया है। सर, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस बार जो तैयारी है वो फुल प्रूफ है। लेकिन ये परीक्षा मुझे लगता है 22 लाख स्टूडेंट से ज्यादा सरकार की है, सरकार की परीक्षा है। देखिए, और इसलिए खास करके मुझे लगता है, आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो पिछली बार जो कहा गया कि जब लगा कि इतनी बड़ी गड़बड़ है तो युवा पीढ़ी को लेकर वो सबसे पहले जब से वो सत्ता में आए थे परीक्षा को लेकर के बाकायदा खुद भी अपना इस तरह से प्रोग्राम करते रहे। इसलिए मुझे लगता है कि ये केंद्र सरकार ने, ये ज़रूर बहुत आश्चर्य भी और दुख भी होता है कि इतना बड़ा पैमाने पर चूँकि गड़बड़ हुई थी, इसलिए सेना तक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आप देखिए, कभी भी हम जो इस बने जैसे कह कि शैक्षणिक संस्थाओं में तो कभी कोई पुलिस को भी नहीं आना चाहिए, ये एक परंपरा रही है भारत में इस दृष्टि से। लेकिन हाँ, ये है कि जितनी बेचैनी हुई और उनको भविष्य की चिंता है। देखिए 22 लाख उससे जुड़े हुए जो आगे हैं, पहले हैं, उन सब लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। केवल परीक्षा से उसमें कोई नहीं कि सबको जितने पास होते हैं होगा, लेकिन उसके बाद उनको एक विश्वास, एक आस्था जो अपने एजुकेशन के प्रति हो। इसलिए मुझे लगता है कि इस बड़े पैमाने पर जो किया गया है, और ये एक सबक सबके लिए है, राज्य सरकार खासकर इंस्टीट्यूशंस के लिए। शिक्षा, चूँकि हमारे संविधान में शिक्षा केंद्र का विषय उस तरह नहीं है, पॉलिसी के लिए है, जिम्मेदारी राज्य की है। चूँकि वो कहते हैं ना, हम तो इन्हीं को वाइस चांसलर बनाएंगे, हम इनको बनाएंगे,
वो राज्य सरकार का अधिकार है, केंद्र तो वहाँ कुछ करती नहीं है। या बल्कि हम तो, आपने देखा तमिलनाडु का तो कहा ना, हम ये पढ़ाएंगे नहीं, हम हिंदी को नहीं अलाउ करेंगे या नहीं, कई चीज़ों में वो अपने अधिकार का उपयोग करते। इसलिए मुझे लगता है कि ये सबक पूरे सिस्टम, सरकार को ही नहीं है परीक्षा, मेरा मानना है कि राज्य सरकारों को भी उससे बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी तो सर सबकी है, लेकिन अगर हम जो पेपर लीक हुआ था सज्जन जी, उसमें जो हमने पूरा का पूरा एक तो बताया ना कि सिस्टम किस तरह से होता है, कि किस तरह से पेपर को लाया जाता है, तो यहाँ पर चूक तो हो गई थी जिस वक्त क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे थे, वहीं पर ही चूक हो गई ना। ये तो इस बार तो आपने सारी चीजें कर ली है, लेकिन प्रश्न दिमाग में तो सबके रहेगा कि जहां पर क्वेश्चन पेपर सेट किया जा रहा है वहां से पिछली बार लीक हुआ था। देखिए, 4 स्तर पे लीक की संभावना रहती है। पहला, जब क्वेश्चन सेट होता है, जो लोग सेट करते हैं। दूसरा होता है जब आप उसे प्रिंटिंग के लिए देते हैं। तीसरा, जब आप उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। और चौथा, जब ट्रांसपोर्ट जहां भी पहुंचा वो हैंड ओवर कर रहे होते हैं। तो 4 स्तर पे। तो इस बार देखिए, चूंकि ये मामला तैयारी से ज्यादा विश्वास का है, ट्रस्ट का है, तो वैसी स्थिति में एक जो कहते हैं ना, वॉर लेवल पे प्रिपरेशन हो रही है, युद्ध स्तरीय आपको दिख रहा है सारी की सारी तैयारी। उसका कारण ही यही है कि सरकार नहीं चाहती है कि इन चारों स्तर पे, कि जहां पे पेपर सेट हो, फिर प्रिंटिंग के लिए जाए, फिर ट्रांसपोर्ट हो, तो आपने एयरफोर्स को लगा दिया, हैंड ओवर हो, उसमें पहले से लॉकर की सारी व्यवस्था है। इस सारी तैयारी की कारण यह है कि आपको जो देश की युवा पीढ़ी है, छात्र हैं, उनका विश्वास जीतना है। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि उनकी जो तैयारी है, उनकी जो आकांक्षा है, आप विजन विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हर तरह की बात कर रहे हैं, उसमें युवाओं में अगर ये मैसेज चला गया, ये धारणा बन गई कि सिस्टम में किसी स्तर पे चूक है, और इसी कारण से प्रीएम्प्टिव लेते हुए, मेजर लेते हुए इन्होंने टेलीग्राम को भी, हालांकि वो है कि भाई सुरक्षा के लिए किसी की लिबर्टी प्रभावित हो रही है। कई बार देखिए, पिछली बार जितनी बार लीक की बात आई थी तो हमेशा टेलीग्राम ऐप का जिक्र आया था, निश्चित तौर पर। हालांकि टेलीग्राम वालों ने कहा कि साहब लीक होगा तब तो हमारे पास आएगा, हम थोड़े न लीक करें। तो लेकिन यहाँ पे अभी जरूरी ये है कि आप जब आईसीयू मोड में होते हैं, मुझे लगता है कि शायद जो भरोसा है और जिसका भरोसा जीतने के लिए भरोसा किया जीतना जा रहा है, और साथ ही साथ कल अग्नि परीक्षा रहेगी उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो परीक्षा में बैठेंगे, और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि योगा डे के दिन जिम्नेजियम ना हो बच्चों का। और सरकार के लिए बड़ी परीक्षा ये रहने वाली है। लेकिन जैसा कि हम कह रहे हैं कि लीक प्रूफ परीक्षा बनाया जाए, उसी तरह से राम मंदिर में चंदा को लेकर भी उसे लीक प्रूफ बनाना है, क्योंकि जो लीक होने की खबर आई उसके बाद तो पूरा सियासी भूचाल आ गया है। अयोध्या में राम मंदिर, जहां पर राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ के बाद मैराथन जांच का दौर जारी है। सीएम योगी ने लोगों से 15 दिन सब्र रखने की अपील की। इस बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की एसआईटी की जांच का आज 6वां दिन है। आज भी 3 मेंबर्स की एसआईटी की टीम राम मंदिर के पदाधिकारियों से पूछताछ कर रही है। मंदिर से जुड़े पूर्व इंजीनियर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मंदिर से जुड़े पूर्व इंजीनियर के मुताबिक मंदिर निर्माण में भी कमीशन खोरी जमकर हुई है। अब राम के नाम पर पैसा खाया गया। उन्होंने अनिल मिश्रा पर सीधे सीधे कमीशन लेने का आरोप लगा दिया। अब इसके अलावा जौनपुर के कारोबारी अजय विश्वकर्मा ने रामलला को चांदी के चरण पादुका और हार चढ़ाया था, लेकिन आज तक उन्हें चढ़ावे की रसीद तक नहीं मिली। और हैरानी की बात तो यह है कि अब ना रत्नों से जड़ा हार मिल रहा है, ना चरण पादुकाएं मिल रही हैं। एसआईटी ने इसके बारे में जानकारी मांगी है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं लगा है। ऐसे में एसआईटी के सामने कई चुनौती है, जिसे लेकर वो कई लोगों से पूछताछ करेगी। अब राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का खुलासा होने के बाद सीएम योगी कल अयोध्या पहुंचे थे। सीएम योगी ने चढ़ावे में चोरी पर खुलकर अपनी अपनी बात रख दी। साफ साफ कहा कि थोड़ा सब्र करें, सारा सच सामने आ जाएगा जब सब पकड़े जाएंगे। बड़ी बात है कि इस बार अयोध्या में योगी ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से दूरी बनाए रखी। योगी जब जब रामलला के दर्शन करने जाते हैं तो चंपत राय उनके साथ ही आते हैं, लेकिन कल चंपत राय नहीं थे। आलोक सर, क्योंकि कल योगी जी ने कहा कि हमने 500 साल तक राम मंदिर के लिए इंतजार किया, आप बस 15 दिन इंतजार कीजिए, किसी भी राम भक्त की आस्था को हम चोट नहीं पहुंचने देंगे। देखिए, ये जैसे अभी हम शिक्षकों के छात्रों की बात कर रहे थे, ये इससे भी बड़ा आस्था का सवाल है। गरीब से लेके अमीर से अमीर तक, प्रवासी भारतीय विदेशों में बैठे हुए वो लोग भी रामलला के उनके दर्शन करने के लिए, इस मंदिर के लिए। और जैसा कहा, इतने वर्षों तक अदालत का मामला चला, उसके बाद जब निर्माण कार्य जितने बड़े पैमाने पर हुआ, और मैं इसलिए कहता हूँ, आप दुनिया में कोई भी इतना बड़ा धार्मिक स्थल जैसा ये डेवलप किया गया नहीं है, उसमें ये सब घटना सामने आने के बाद कहीं ना कहीं जो चूक हुई है, ये सब ने माना। नपेंद्र मिश्रा जी का इंटरव्यू हम इंडिया टीवी को भी दिया उन्होंने जी। और जब उन्होंने भी कहा है कि नहीं, इसमें पूरी जांच बहुत गहराई से होनी चाहिए और आगे भी कैसे सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा आघात है उन सब लोगों के मन के लिए। और चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों,
प्रधानमंत्री ने निश्चित रूप से जब उनके इसीलिए प्रधान सचिव को भेजा था नृपेंद्र मिश्रा जी को कि भाई वो उसके ट्रस्ट बनाने का काम उसमें अध्यक्ष, लेकिन और सचिव चंपत राय रहे हैं, तो उनके ऊपर भी चूंकि जिस तरह की है योगी जी ने अलग उनसे दूरी रखा है, ताकि आरोप उन पर भी आ रहे हैं कि सचिव की जिम्मेदारी होती है ना, यदि मैं संपादक हूँ तो अल्टीमेटली कहने को होगा ना कि आप संपादक हैं तो आपकी जिम्मेदारी है यदि क्या चीज़ गई है, उसी तरह से। इसलिए लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है और मुझे लगता है कि वैसे 15 दिन भी कम होंगे शायद, क्योंकि इसमें बाद में भी जितनी जांच कई और चीज़ें पर जैसे निकलती है ना, आप खुदाई में जैसे निकलता था, प्राथमिक जो रिपोर्ट है वो तो 15 दिन में आ जाएगी, प्रारंभिक रिपोर्ट जो है। इसलिए मैंने कहा कि क्या हुआ, कई लोग कोई कहीं बैठा है कुछ, उसको उसने कहा जी ये तो चीज़ सामने नहीं आई, वो रिपोर्ट भी सामने आएगी, उसका डिटेल अभी नहीं मुझे मालूम कितना पब्लिकली उसको सामने पेश किया जाएगा कि नहीं। SIT की रिपोर्ट एकदम सार्वजनिक होगी, विधानसभा में रखेंगे, यहाँ लाएंगे, क्या करेंगे, उसके बाद किसी जांच की मांग होगी। ये चूंकि बहुत ही ऐसा मामला है और इसीलिए नए तंत्र को भी तुरंत जल्दी से जल्दी बनाना होगा प्राइमरी रिपोर्ट के बाद, कि आगे किसी को इस तरह की शंका न हो जो वहां जा रहा है। तो सर मेरे दिमाग में बस एक ही बात आ रही है कि ऐसे तो बहुत सारे मॉडल है ना सज्जन जी, ऐसे बहुत सारे मॉडल है बड़े बड़े यहाँ पर, जैसे कि माता वैष्णो देवी का भी ट्रस्ट है, इस तरह से बालाजी भी है, तो यहाँ पर भी तो चीजें होती है, तो क्या अपनाया सकता है, कैसे इसको लीक प्रूफ किया जा सकता है? ट्रांसपेरेंसी की बात है कि सबसे पहले तो ये है कि पहले भी बताया गया कि जैसे साउथ में तिरुपति जाए कहीं भी जाए, जब आप दर्शन करते हैं तो जब चढ़ावा चढ़ता है, जो दान पात्र होता है, अंत में जो कुछ भक्त बचे रहते हैं जब अंतिम होता है, उनको कहा जाता है कि आप आ जाएं, आप एक साक्षी बने, आपके सामने हम इसे सील कर रहे हैं। तो दो चीजें होती है, एक तो पारदर्शिता हुई, दूसरा एक जो भक्तगण है उनमें विश्वास भी आ रहा है, आस्था की बात है और वहां पे भावना जो है आहत नहीं होनी चाहिए। तो एक तो वो ट्रांसपेरेंसी की बात हो, दूसरा एक और इसमें एक सावधानी की जरूरत ये है कि हमेशा से कि क्या हिंदू धर्म जो है वो सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए, इस पे एक बड़ा विरोध रहा है। यहाँ पे ट्रस्ट के अंदर में है लेकिन कमी आई तो ये भी ना हो कि इसके बहाने इसको दुरुस्त इस व्यवस्था को आप करें, नहीं इसमें जो लीक है उसको आप सही करें। नहीं, बात सही है, बात आस्था की है, लेकिन इन दिनों तो आप देखिए परीक्षा हो गई, उसके बाद मंदिर हो गया, ईश्वर हो गए, अब पार्टी के अंदर भी आस्था नहीं बच रही है। जो मेंबर्स हैं, मैं बंगाल की बात कर रहा हूं, अब देखिए दीदी के जो एक एक करके जितने भी उनके क्लोज हैं, उनके जितने भी करीबी लोग हैं, वो अपनी आस्था या फिर अपना विश्वास खोते जा रहे हैं। जो बड़ी खबर है, बंगाल पुलिस ने TMC नेता जहांगीर खान की पत्नी को गिरफ्तार किया और बताया जा रहा है कि उससे डायमंड हार्बर से गिरफ्तार किया गया है जब वो टैक्सी बुक करके भागने की फिराक में थी। जहांगीर खान की पत्नी फरीना बीबी के खिलाफ के मुकदमे दर्ज हैं और जिसमें ज्यादातर केस नॉन बेलेबल हैं। आपको बता दें कि जहांगीर खान कभी अभिषेक बनर्जी के राइट हैंड हुआ करते थे डायमंड हार्बर इलाके में, और TMC ने उसे फौलता सीट से अपना उम्मीदवार भी बनाया था, लेकिन वो मैदान छोड़कर भाग गए थे उन्होंने जब री-इलेक्शन वहां से हो रहा था। अब वो भागने की फिराक में थे, तब उनको नेपाल बॉर्डर के करीब से पकड़ लिया गया था, वो भाग नहीं पाए थे। अब उनकी पत्नी के ऊपर भी आरोप लगे हैं, जैसे कि अवैध हथियार रखने के भी इनके ऊपर आरोप हैं। तो गंभीर आरोप जो लगे उसके बाद इनकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब 20 सड़क पर कान पकड़ के जहांगीर खान से माफी तक मंगाई गई थी और अब उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। वोटर्स को धमकाने के मामले में फौलता से अब तक 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और यह वो तस्वीर है। आलोक सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक एक करके तमाम वो एंटी सोशल एलिमेंट्स जिनको संरक्षण मिला हुआ था वो इस वक्त जेल जा रहे हैं या तो खुद ही पार्टी छोड़ दे रहे हैं। देखिए, ये जिस तरह से ममता बनर्जी के राज में और अभिषेक बनर्जी आने के बाद तो और ज़्यादा जिस तरह से हुआ, जितना प्रभुत्व बढ़ता गया, कितनी उसके खिलाफ भी बार बार शिकायतें भी गई थी, लेकिन ममता जी ने उस पर बिल्कुल कभी तवज्जो नहीं दिया। और इस तरह के अपराधी, जहांगीर खान अकेला नहीं है, लोग आतंक करके लोगों को डराना, धमकाना, मरवाना, मैंने पुलिस का भी दुरुपयोग, किसी केंद्रीय एजेंसी को नहीं आने देना, मैंने एक ऐसी, मेरा ख्याल है कि इतना तो कभी पूरे भारत के इतिहास में किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ होगा। और इसलिए उनके लोग भी इसीलिए, चूँकि अल्टीमेटली वो बोल नहीं पा रहे थे, जो पार्टी में थे, जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो लोग रहे हैं, अब वो सब निकल करके सामने आ रहे हैं, जो अब उनको एक विश्वास पैदा हो गया, भाई अब तो नहीं है, अब तो ये सरकार दूसरी BJP की आ गई है, अब हमें बचा सकेगी। तो मुझे लगता है कि ये हो, लेकिन और भी जिस तरह से पकड़ा गया है, जो भागते हुए जाएगा या कहीं भी होगा, जैसे कहते हैं ना, अब उनको छोड़ा नहीं जाएगा, जब पाकिस्तान में घुस के मारा जा सकता है
तो यहाँ छोड़ा नहीं जाएगा। तो सरकार ने जो जैसा कहा था एक एक करके सबको अब जेल में तो डाला ही जा रहा है, क्योंकि इनके खिलाफ बहुत गंभीर मामले हैं। लेकिन इस बीच एक और बवाल देखने को मिला कोलकाता एयरपोर्ट पर, जहां पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। करीब 1 घंटे तक कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर हंगामा होता रहा, नारेबाजी होती रही। ये पूरा बवाल टीएमसी के नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के ठीक आने से पहले हुआ है। दरअसल कल दिल्ली में स्पीकर से मिलने के बाद अभिषेक बनर्जी कोलकाता लौटे थे। उनके स्वागत के लिए बड़ी तादाद में टीएमसी समर्थक पहुंचे हुए थे। तभी वहां पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भी पहुंच गए। दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और देखते ही देखते मारपीट होने लगी। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ता अंडे की ट्रे लेकर साथ में आए थे और अभिषेक बनर्जी पर यह फेंकने की कोशिश हो रही थी। सज्जन जी, ये जो बवाल हो रहा था, भले इस तरह बवाल हो रहा हो, लेकिन एक और बवाल इनके यानी कि अभिषेक बनर्जी के दिल्ली ट्रिप को लेके हो गया। अब वो चार्टर्ड प्लेन में आए और 5 लाख रुपए बताया जा रहा है प्रति घंटे के हिसाब से दिया गया है। और कुणाल घोष ने बोला कि मुझे लगता नहीं कि ये सही बात है, क्योंकि अगर मुझसे पूछा जाए कि करोड़ों रुपए देकर चार्टर्ड प्लेन से जाया जा, पार्टी के अंदर ही उनके खिलाफ ये बात उठी। और अभिषेक बनर्जी से सवाल पूछा गया कि कुणाल बनर्जी ने आपके बारे में ऐसा बोला है। अभी तक जब भी टीएमसी की बात होती है, आप वही ममता बनर्जी सूती साड़ी, हवाई चप्पल, उसका हवाला देते हैं कि देखो कितना सिंपल। हवाला तो अभिषेक बनर्जी भाईपो का दिया जाएगा ना, क्योंकि पार्टी तो ये कैप्चर कर चुके हैं 2018 के पंचायत वायलेंस के बाद। जिस तरीके से डायमंड हार्बर मॉडल का मतलब जो सिंडिकेट मॉडल है, जहां खुलेआम गुंडागर्दी होगी, कोई उसमें प्रिटेंश भी नहीं होगा। ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल नहीं, वो नॉर्थ कोरिया था और ये किम जोंग थे वहां के, मनमानी किए जा रहे थे। तो ये भी अपने आप में है। कुणाल घोष जो कह रहे हैं कि अभी तक टीएमसी सत्ता में आई, उसमें ममता बनर्जी की जो एक अपनी छवि थी कि बिल्कुल साधारण सिंपल, वो छवि दरअसल में एक छलावा था, हाथी के दिखाने वाले दांत और खाने वाले जो अभिषेक बनर्जी की। ये पैसा आ कहां से रहा है? आपके पास क्या था? पुश्तैनी संपत्ति थी, कहां से आपके पास ये पैसा आ रहा है? तो इस तरीके से अभी तो डायमंड हार्बर मॉडल का ये है। अभी कोल घोटाले में इनका पूरा परिवार फंसा हुआ है। पैसा कहां से आ रहा है, इसको लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि कुणाल घोष बोल रहे हैं अगर ये पार्टी का पैसा इस्तेमाल किया है तो मैं इसके बहुत ही खिलाफ हूं। लेकिन साथ ही अभिषेक बनर्जी कल क्यों आए थे वो भी बताते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनकी मुलाकात हुई है। इस दौरान उन्होंने टीएमसी के 20 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए 20 याचिकाएं सौंपी है। अभिषेक बनर्जी ने सभी 20 बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। ममता कैंप की दलील थी कि बागी सांसदों ने दूसरी पार्टी ज्वाइन की है, ऐसी स्थिति में उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, क्योंकि ये मर्जर पूरी तरह से पार्टी की नहीं है। अब सिर्फ सदस्यों का मर्जर इसीलिए है तो यह दल बदल कानून का उल्लंघन है। यहां पे साफ लिखा हुआ है मर्जर तभी माना जाएगा जब 2/3 ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी मर्जेस इनटू अनदर पॉलिटिकल पार्टी, नॉट जस्ट द लेजिस्लेटिव पार्टी। इसका मतलब अगर दल पार्टी, ममता बनर्जी पार्टी के जितने भी कमिटी मेंबर्स है उसका 2/3 इंक्लूडिंग द नेशनल वर्किंग कमिटी, द स्टेट कमिटी, द फ्रंटल कमिटी, पूरा तृणमूल कांग्रेस का जितना भी पदाधिकारी है उनका 2/3 अगर मर्ज करता है एक पॉलिटिकल पार्टी में तो उसको मर्जर कहलाया जाता है। बेस्ड ऑन दैट, आई एज अ लीडर ऑफ लोकसभा ऑफ तृणमूल कांग्रेस, आई हैव सबमिटेड 20 डिफरेंट डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन। अब ये 10th शेड्यूल का जो जिक्र कर रहे हैं, ये 1985 में लाया गया था और ये 52nd अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें दल विरोधी कानून लेकर आया। लेकिन आलोक सर 2003 में इसमें फिर से शायद अमेंडमेंट भी हुआ, 91st अमेंडमेंट हुआ। तो क्या उस हिसाब से देखा जाए जो तृणमूल के इन सांसदों ने किया कि उन्होंने अपना अलग गुट बना के मर्ज हो गए, तो क्या वो कानूनी चैलेंज हो सकता है, या अभिषेक बनर्जी जो कह रहे हैं वो मानना पड़ेगा कि गलत है? कानूनी चैलेंज तो किसी भी बात का हो सकता है। अभी हम बोल रहे हैं, कल जाकर के यहाँ अपने कैमरा में जाके एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। कानून का प्रॉब्लम यह है कि कानून में आप सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए इस तरह के जितने मामले हैं अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट के पास फिर जाएगा, मतलब जा ही रहा है ना, और वो चैलेंज करेंगे। लेकिन पहले से जो तो प्रावधान है, देखिए इस बार ऐसा नहीं हुआ है, पूरा सुनिश्चित किया गया है। जिस पार्टी में मर्ज किया गया वो एक पार्टी ऑथेंटिक बने, चाहे वो छोटी पार्टी थी। तो कई बार ऐसा हुआ है, जनता दल कितनी बार बना है, 20 के आदमी 5 आदमी में तो जनता दल बने हैं। इसलिए हमने यदि पूरा पहले का रिकॉर्ड देखें या बाद का हाल के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र की स्थिति हुई है, वहाँ भी अभी तो खैर हो सकता है उस पर चर्चा करेंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पहले से जो है उसको पूरा सुनिश्चित करके जो लोग आए हैं वो 20 लोग बारह सोच समझ करके पूरा उन्होंने भी कानूनी पढ़ाई मतलब पूरा अध्ययन करके क्या हो सकता है।
इसलिए उसको अब, लेकिन हाँ ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट है, आप तारीख पे तारीख लगाइए, फिर निकल जाएगा जब तक टर्म 2029 आ जाएगा। ठीक, आपको जोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, आलोक सर बिल्कुल सही कर रहे हैं। 2003 में जब आया कि 2/3 होनी चाहिए, तो उस समय से प्रचलन यही थी कि 2/3 जो चुने हुए सदस्य हैं विधानसभा वो चले जाओ। लेकिन वही 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि साहब देखिए, संगठन और संसदीय सदस्य और विधायी सदस्य ये अलग अलग देखिए, तो उसको लेके थोड़ी इनकी गुंजाइश है। लेकिन सवाल है कि अब पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। नहीं, अब तो और पछताना पड़ेगा टीएमसी को, क्योंकि अब जैसे जैसे इनके सांसद और विधायक छोड़ के जा रहे हैं दीदी को, अब लगता है कि जो उनका बैंक खाता है वो भी उनके हाथ से जाने वाला है। क्योंकि बागी विधायकों की शिकायत और पूर्व मंत्री अरूप विश्वास की पहल के बाद एचडीएफसी बैंक ने तृणमूल कांग्रेस के 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन खातों में करीब 440 करोड़ रुपए जमा है। बागी विधायकों ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि ये रकम कट मनी और भ्रष्टाचार से जमा की गई हो सकती है। यानी कि पहले तो 80 में से 65 विधायक बागी हो गए, फिर 28 में से 20 सांसद बागी हो गए और अब टीएमसी के 3 बैंक खाते फ्रीज हो गए हैं, जिसके वजह से ना तो पैसे निकाल पाएंगे और ना ही कोई आगे काम कर पाएंगे। अब इसी के साथ सोचिए कि आरूप विश्वास जो है, जो ममता बनर्जी के बहुत करीबी हैं, ठीक है, अब उनको तो मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूं बस, कि एक तो है कि उनको ट्रेजरर बना के रखा गया था, लेकिन हाल ही में जब एक बार फिर से संगठन के अंदर बदलाव हुआ तो उनकी जगह दूसरे को बना दिया गया था ट्रेजरर। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन है ये बैंक तक नहीं पहुंचाया गया, जिसका फायदा उठाया रितोब्रतो, जो कि बागी गुट का नेतृत्व कर रहे हैं। और उन्होंने आरूप विश्वास से बात की और उनको कहा कि आप एक चिट्ठी डालिए और बैंक को लिख दीजिए कि सारे खाते फ्रीज कर लिया जाए। सज्जन जी, अब ये फ्रीज जो कर दिया है, डी फ्रीज तो हो नहीं सकता, क्योंकि अब तो इसमें पुलिस का भी दखल आ चुका है। लेकिन क्या पुलिस दखल दे सकती है? नहीं, पुलिस इसमें क्या दखल देगी कि ये मामला अभी आएगा कि पहला तो है कि पार्टी के पास, पुलिस ने तो कर दिया है। नहीं, ये तो इन्होंने बैंक को लिखा, आरोप विश्वास ने सीधा बैंक को लिखा। और बैंक में नहीं, बैंक किया, लेकिन साथ साथ पुलिस में भी एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। हाँ, लेकिन बैंक ने संज्ञान लिया कि भाई ट्रेजरर कह रहा है, ट्रेजरर कह रहा है तो आप उसके ऑफिशिएटिंग पर्सन है, आपके कह बैंक ने फ्रीज कर दिया। अब देखिए होता क्या है, टीएमसी की ऑबिचुअरी लिख देनी चाहिए। अब वो कब उसको पब्लिश करना है, कब वो बिल्कुल सही तरीके से दिख जाता है। कारण ये है कि देखिए, पहले तो जनता आपको दोबारा रिवॉर्ड करने वाली नहीं है। वो इस चीज से दिख रहा है कि टीएमसी के छोटे से बड़े जहां जाएं, एक ममता बनर्जी को छोड़ते हैं तो वो अंडों से स्वागत हो रहा है। ये बहुत ही अपने आप में दिखा रहा है कि आपके प्रति लोगों के मन में डिस्गस्ट है। दूसरा, आपके जो चुने हुए लोग हैं, किसी भी कारण से हो, डर से, भय से, प्रोटेक्शन से, डिस्गस्ट से, वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब आपके पास संसाधन भी नहीं, ये अंतिम चीज होता है, जब आपके पास सब कुछ चला। चिराग पासवान थे, उनकी पार्टी भी टूटी, लेकिन उनका फंड नहीं गया, वो उनके कंट्रोल में रहा। ठीक है, यहां पे है कि पार्टी चलाने के लिए तंत्र चला, अभी चार्टर्ड प्लेन से चल रहे हैं, कितने दिन तक चल पाएंगे? और उसके बाद चलेंगे तो ये भी होगा ना कि और पैसा कहां से आ रहा है। तो ये सब दिखा रहा है कि धीरे धीरे ब्रेक लेने से पहले आपको बता देते हैं कि जो इनके खाते में बताया जा रहा पैसा है 2024-25 के हिसाब से 681 करोड़ है, लेकिन हाल ही में बताया जा रहा है इलेक्शन के बाद उसमें थोड़ी सी कमी आई है, 400 के करीब अब बचे हुए हैं। लेकिन टोटल जो एसेट है टीएमसी का वो करीब 1000 करोड़ रुपए का है। और आपको बता दें, बीजेपी के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है इलेक्टोरल के जरिए, बॉन्ड्स के जरिए या दूसरे जरिए, तो वो टीएमसी थी। तो उनके पास अच्छा खासा फंड जरूर है। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से उन्होंने जो डील की है, उस डील को लेकर जितनी आलोचना उनकी अपने देश में हो रही है, उतनी तो शायद बाहर भी नहीं हो रही है। अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील पर सिग्नेचर तो हो गए, लेकिन बातचीत से पहले डील डिरेल होता नजर आ रहा है। इजराइल के लेबनान पर हमले से ईरान नाराज है। हालांकि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन ईरान ने यह साफ कर दिया है कि अगर समझौता टूटेगा तो इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा। ईरान का साफ कहना है कि अमेरिका को सभी मोर्चों पर जंग खत्म करनी होगी। वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से भी कहा गया है कि उन्हें इजराइल को 1 इंच की भी जमीन कब्जा करने की मंजूरी नहीं देंगे। ऐसे में अगर अब इजराइल सीज फायर तोड़ता है तो ट्रंप की अब जो पीस डील है वो तो लटक सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में होने वाली पहली औपचारिक बातचीत टाल दी गई है। लेबनान ने इजरायली हमलों में 47 लोगों की मौत का दावा किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही बढ़ी है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। अब हॉर्मुज खुला हुआ है तो पिछले कुछ दिनों में करीब 27 ऐसे आप कह सकते हैं जहाज हैं या टैंकर्स हैं, कार्गो शिप्स वो निकले हैं। लेकिन पिछले 48 घंटे की बात की जाए तो लेबनान और इजराइल के बीच जो जंग हुई है सज्जन जी, उसमें करीब 47 लोगों के मौत की बात सामने आ चुकी है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इजराइल की ओर से कहा गया है कि हम सम्मान करते हैं, या फिर कहें कि ट्रंप ने तारीफ कर दी नेतन्याहू की, उन्होंने तारीफ की है कि ही इज ए ग्रेट लीडर, ब्रेव लीडर हैं। उसके बाद आप देखिए इजराइल ने कहा कि ठीक है, हम सीज फायर के लिए तैयार हो रहे हैं, हिजबुल्लाह अगर हम पे हमला नहीं करेगा तो हम भी हमला नहीं करेंगे, लेकिन हम
जो दक्षिण लेबनान पे हमारे जो IDF मौजूद है उसको वापस नहीं बुलाएंगे। देखिए, इजराइल के लिए सीधी सी बात है कि उसके अस्तित्व की लड़ाई है, एग्जिस्टेंशियल फाइट है। और लड़ाई के जो एम थे शुरू में 28 फरवरी को जब अटैक किया गया ईरान और अमेरिका और इजराइल के द्वारा, तो क्या था? आप सत्ता वहां पे रिजीम चेंज करेंगे। दूसरा था बैलिस्टिक मिसाइल और उसके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म करेंगे। तीसरा था कि वहां पे जो उसके प्रॉक्सीज हैं उसको आप खत्म करेंगे, जो हिजबुल्लाह हो, हौतीज हो, हमास हो, ये सब लोग हैं। कोई भी ऑब्जेक्टिव उसमें पूरा नहीं हुआ है। और यहां पे अब क्या कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान की बिडिंग इजराइल से कर रहा है कि आप ईरान के प्रॉक्सी जो हिजबुल्लाह हैं उनके ऊपर आप अटैक ना करें। ये कैसे कोई मान सकता है? कोई देश नहीं मानेगा जो कि उस अस्तित्व के लड़ाई से लड़ रहा हो। उसके ऊपर हिजबुल्लाह का अटैक होगा, वो करेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए, गुड कॉप बैड कॉप वाली जो स्ट्रेटजी है कि उनके वाइस प्रेसिडेंट वांस जो है वो इजराइल को भला बुरा कहते हैं, नेतन्याहू और उनके कैबिनेट को एक तरीके से अपमानित करते हैं कि हमारे बिना आप हैं क्या साहब, जो है अमेरिका के बल पे हो। और फिर ट्रंप उसके बाद जो है वो नेतन्याहू की तारीफ कर देते हैं। तो ये गेम उनका सब दिख रहा है कि ईरान आपके लिए एक फाइल थी जिसको आप बंद करके निकलना था। उनकी अपनी पार्टी में टेड क्रूज की बात कर रहे थे हम लोग, और बाकी और भी हैं। देखिए, जितने भी कंजर्वेटिव न्यूज मीडिया आउटलेट हैं जो ट्रंप को स्ट्रांगली सपोर्ट करते थे, वॉल स्ट्रीट जर्नल का एडिटोरियल आप देख लें, फॉक्स न्यूज का डिबेट आप देख लें, न्यूयॉर्क पोस्ट का, टाइम्स का नहीं, पोस्ट का आप देख लें। टाइम्स तो पहले से क्रिटिकल है। ये सब जो कंजर्वेटिव ओपिनियन मेकर थे, जो अपनी एक जिनकी एक बहुत ही इनका ओपिनियन पे प्रभाव था, ये सब के सब होस्टाइल है ईरान डील को लेके। वैसी स्थिति में आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो ईरान का प्रॉक्सी जो इजराइल के ऊपर लगातार अटैक कर रहा, उसको इजराइल कुछ ना करे। क्यों? क्योंकि आपको अब ईरान में इंटरेस्ट नहीं, आप बोर हो गए ईरान से, आप कहीं और अपना आनंद का भाव खोज रहे हैं। शायद क्या पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट क्या कहीं बदल गया है कि क्योंकि जिस तरह से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो हालात बने हैं, अब समझ में नहीं आ रहा है कि जो शहबाज या फिर मुनीर है वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ लगातार जो यहाँ पर बगावत है और वो बढ़ता ही जा रहा है और लोगों का जो आक्रोश है सड़कों में देखने को मिला है। पीओके में शहर शहर पर आवाम सड़क पर उतर आई है, लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। रोज तेज होती जा रही है ये इनकी मांग। इसी बीच प्रदर्शन से एक ऐसी तस्वीर आई है जो मुनीर और शहबाज के लिए आने वाले वक्त में बड़ी मुसीबत की ओर इशारा करते हैं। प्रदर्शनकारी अब खुलकर कह रहे हैं कि अगर सरकार को सब्सिडी वापस लेनी है तो ले ले, ये मसला अब उनके और हिंदुस्तान के बीच में है। क्या कहते हैं? कहते हैं राशन नहीं जाने देंगे। राशन तुम नहीं जाने दोगे, रास्ते तजारती और भी है, खुलवाएंगे सारे। कहते हैं हमें सब्सिडी, हम सब्सिडी खत्म कर रहे हैं। अब बताइए सर, आटे वाली सब्सिडी जो इनको मिलती है, आटा मिलता है सब्सिडी से, अब वो 4,000 रुपए 40 किलो के लिए, वहां पर आटा जो है अगर पाकिस्तान में 2,000 किलो का है, 40 का जो कट्टा है आटा आता है 40 किलो का, वो जाकर पीओके में अब हो गया करीब करीब 4-5 हज़ार रुपए 40 किलो का कट्टा। तो सर वो तो सड़कों पे उतरेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण इसमें यह है कि यूनाइटेड नेशंस में जब भारत की एक प्रतिनिधि थी, उन्होंने जवाब दे रही थी पाकिस्तान के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो लोगों को मारा जा रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए अब यूनाइटेड नेशंस को। तो कहीं ना कहीं क्या अब यह मसला जो वैश्विक स्तर पर भी उठेगा या फिर एक खुद मतलब जो खुद म खुद ही पीओके अब भारत का हिस्सा बन जाएगा? देखिए, वैश्विक स्तर पर तो हम देख चुके हैं कि यूएन कुछ नहीं कर पाता है। कितनी बार पाकिस्तान ने जो कुछ आतंकवाद किया हुआ है उसके बाद जिसको कहना चाहिए इवन अमेरिका तक ने भी जितना करना चाहिए नहीं किया आज रात। इस दृष्टि से अब तो लगता है कि वहाँ जो विद्रोह हो रहा है, देखिए मुजफ्फराबाद बहुत कम लोग हैं जो गए। मैंने उसमें देखिए पहले उनको गुलामों की तरह रखा गया, जो लोग वहाँ उनको कोशिश करके जो कब्जा करके देखा। मैं 2001-2000 उस समय हमें जाने का मौका मिला था और इसलिए मैंने देखा है उस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में या तो आतंकवादी तैयार करना चाहते हैं वहीं पर। अब उनको ये भी समझ में आ रहा है इस समय जो भारत ने जो ऑपरेशंस किए हैं, अब मुजफ्फराबाद हो या उसके एरिया के लोग अब समझ चुके हैं कि भारत से या तो सुरक्षा मिल सकती है, वो आतंकवादी अड्डे बना करके आप रखें और वहाँ पर जो आप कह रहे हैं आटा की बात ही नहीं है। पहले या तो उनको जैसे कहते हैं कैदियों को रखा जाता है, वैसी स्थिति में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लोग रहे हैं गुलामी की तरह। जो अफ्रीका में हम लोग जो चर्चा करते थे वो भारत में उस समय खबरें नहीं आती थी ना कोई ज़्यादा उसका प्रचार होता था। उससे स्थिति से देखा जाए तो वहाँ जो विस्फोट है बलूचिस्तान में है, पूरी ट्रेन उड़ा दी गई ना वहाँ, बिल्कुल वहाँ जो विद्रोह पैदा हो रहा है ये उसके लिए बहुत बड़ा संकट है। अब यूनाइटेड नेशन तो क्या करे, यूनाइटेड नेशन खाली वही कहता है कि भारत कुछ ना करे, भारत तो कुछ नहीं कर रहा है। अब तो वहीं पर लोग खड़े हो रहे हैं, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, सिंध में। और सिंध में तो बहुत पहले भी भुट्टो के समय में भी, सिंध के समय में जब जो हुआ था, बांग्लादेश क्यों बना था। आज बिल्कुल कगार पर है पीओ को, जहाँ जब उसको मौका मिले
ये ठीक है कि अभी तो आज़ादी की बात कर रहा है, लेकिन देखा जाए तो भारत का हिस्सा है। अब उनको दिख रहा कश्मीर, यहाँ 1-1 करोड़ लोग जा रहे हैं, कश्मीर का इतना बन गया है, जिसके लिए लोग हालैंड जाया करते थे ट्यूलिप के लिए। हम लोग उस समय सोचते थे हालैंड में जाके देखेंगे, अब ट्यूलिप के लिए श्रीनगर जा रहे हैं। तो उसके बाद अब कश्मीर के लोग बेचैन हैं कि भाई ये मुनीर और वो लोग। अच्छा, मुनीर की एक लाइन कह रहा हूँ, अब मुनीर को तो बेइज्जती कैसी हो गई इस सारे उसमें ईरान वाले मामले में। उसने कह दिया ये तो कुछ नहीं किया, वो तो कतर ने किया, ट्रंप ने भी बोल दिया है। तो मुनीर को पहले उठाया और फिर जमीन पे गिरा दिया। इसलिए ये सब जिस तरह की स्थिति है तो ये उठापटक एक बार फिर से हम जरा हमारे जो देश की राजनीति है उसकी ओर ले आते हैं, क्योंकि यहाँ भी बहुत उठापटक हो रही है। बंगाल और बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के बाद अब एनसीपी शरद पवार गुट में भी टूट की खबर है। सूत्रों की माने तो शरद पवार की पार्टी के 8 में से 5 सांसद पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। अजित पवार की एनसीपी के नेता और पूर्व मंत्री धर्मराव बाबा आतराम ने दावा किया है कि शरद पवार की पार्टी के 5 से 6 सांसद अलग हो सकते हैं। इनमें से 5 सांसद उनके संपर्क में। हालांकि शरद पवार की पार्टी के नेताओं ने इस तरह के दावों को बेबुनियाद बताया। अनिल देशमुख ने कहा है कि ऑपरेशन टाइगर कामयाब होने का यह मतलब कतई नहीं है कि यह ऑपरेशन भी सफल हो जाए। कि बाबा आतराम जी एक पार्टी में हैं, उनकी बेटी हमारे पार्टी में है, उनके बेटी ने हमारे पार्टी से मतलब शरद पवार पार्टी से तुतारी चिन्ह के ऊपर अपने पिता मतलब बाबा आतराम के खिलाफ में ही चुनाव लड़ा। जो बाबा आतराम की बेटी अपने पिताजी का नहीं सुन सकती, अपने बाबा आतराम अपने बेटी को नहीं संभाल सकते, वो बाकी दूसरे पार्टी के बारे में उटपटांग जो बातें करते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। बाबा आतराम को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सांसद जो है जितने, वो सब पवार साहब के साथ में। ये एक आधा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ उसका मतलब सभी ऑपरेशन सक्सेसफुल होंगे, ऐसा नहीं होता। राजनीति में ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ मजबूरियों के कारण, कुछ लेन देन के कारण या कुछ डर के कारण एजेंसीज का, इन्होंने शायद शिवसेना के खासदारों ने ऐसा निर्णय लिया होगा। वो तो संजय राउत साहब ने खास खुलेआम बोला है ना, क्या हुआ क्या नहीं। तो महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी में दूसरी बार बगावत के बाद शिंदे गुट और उद्धव गुट आमने सामने हैं। दोनों अपनी अपनी ताकत का शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अब दोनों ने शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर जो समारोह हुआ था उसमें अपनी अपनी बातें रखी। दोनों गुटों के बीच असली और नकली शिवसेना को लेकर जंग तो पहले ही से ही चल रही है। अब इस दौरान शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे के बीच जुबानी जंग देखने को मिला। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और शिंदे और बागियों पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को लगता है कि वो शिवसेना प्रमुख पद के लिए ठीक नहीं है तो वो पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। और साथ ही खुलकर कहा कि बीजेपी के साथ 30 साल रहकर भी हम बीजेपी में विलीन नहीं हुए तो कांग्रेस में विलीन होने की तो बात ही नहीं आती है। तो वहीं शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे को उन्होंने नसीहत दी। उन्होंने पूछा कि बार बार पार्टी क्यों टूट रही है, बार बार बगावत क्यों हो रही है, आत्मचिंतन की जरूरत है। अब सज्जन जी, जून 2022 आपको याद होगा, जिस वक्त शिंदे जी अलग हो रहे थे, तब भी उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो मैं पार्टी के प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, यहां तक कि मैं सीएम का पोस्ट भी छोड़ दूंगा। इस बार फिर से उन्होंने कहा, देखिए अब 2026 वही जून का वक्त है। ये सिर्फ क्या इमोशनल ड्रामा करते हैं कि या सच में इनका मन है कि मैं छोड़ दूं पार्टी का पद? नहीं, देखिए बात वही है कि जब से उद्धव ठाकरे को लाया गया, बाल ठाकरे अपने रहते ही ले आए, उसी समय से आने लगे इनमें वो क्षमता नहीं थी। देखिए एक नेतृत्व की क्षमता होती है। लोग कहते हैं कि नहीं पार्टी होता है, संगठन होता है, लेकिन लीडरशिप भी होती है और उस लीडरशिप से बदलता है। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद बीजेपी का विस्तार जैसे हुआ है तो वो भी है। तो पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप बाल ठाकरे नहीं हैं लेकिन उस वो क्षमता नहीं है तो आप थोड़ी ह्यूमिलिटी दिखाइए। आप इंदिरा गांधी नहीं है, आप राहुल गांधी है, तो वो ह्यूमिलिटी दिखाइए। तो वो आकर्षण आपके व्यक्तित्व में नहीं है, जनता की साइकोलॉजी पे, नब्ज पे वो पकड़ नहीं है, लेकिन स्वांग वही रचना है कि मैं बाला साहब ठाकरे हूं, मैं इंदिरा गांधी हूं, और वो एरोगेंस दिखाएंगे तो अभी की जनता आपको नहीं मानेगी, आपके लोग नहीं मानेंगे। जी वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं बस चलते चलते ऐसा छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए एनसीपी को लेके। क्या एनसीपी शरद में आपको टूट नजर आ रही है? सुप्रिया सुले क्या उनको छोड़ के कुछ लोग बचेंगे? मुझे लगता है कि बिल्कुल टूट हो सकती है। जिस तरह की हालत है उसमें वहाँ के लोग भी एक अंतिम कहना चाहिए, और सब कुछ अब सब दिखाई दे रहा है कि हमारा कोई भविष्य नहीं है। और मैं तो बल्कि हो सकता है कि सुप्रिया सुले भी आज नहीं, जब तक शरद पवार जी हैं तब तक तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रिया सुले तो पहले भी उनको तो ये ऑफर था कि आप मंत्री बनना चाहे तो आ जाइए, तो केंद्र में मंत्री बन सकती थी। चलिए आलोक सर ने इशारों में तो बात कही दी है।